नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है लक्षद्वीप के बारे में है। अभी हाल के दिनों में लक्षद्वीप में कुछ विवाद था। विवाद के क्या कारण थे, विवाद के केंद्र बिंदु कौन था, एक मलयाली एक्ट्रेस का नाम आया। इन सब विवाद को देखेंगे। कुछ कानून लाए गए थे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि विरोध किस लिए है। लेकिन सबसे पहले विवाद और विरोध को जानने से पहले सबसे पहले हम इनका लोकेशन जानते हैं। लक्षद्वीप का लोकेशन क्या है और भारत का हिस्सा कैसे बना, इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। लक्षद्वीप को देखेंगे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जिस तरह से एक्सेशन साइन हो रहा था, सभी जो राजवाड़े थे वो मर्ज कर रहे थे भारत के साथ, उसी समय सरदार पटेल जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे, या तो रियासत मंत्रालय भी उनके पास था, सरदार पटेल ने अपने नेवी को लक्षद्वीप भेजा कि लक्षद्वीप में जाकर के एक तरह से कब्जा कर लिया जाए। ठीक है, उनके कहने के अनुसार नेवी गई और नेवी ने जाकर के भारत का वहाँ पे तिरंगा गाड़ दिया। ठीक है, जैसे ही भारत की नेवी वहाँ पे पहुँची, ठीक उसके ऐसा बताया जाता है कि ठीक उसके आधे घंटे के बाद पाकिस्तान की नेवी आ रही थी, पर भारतीय तिरंगा को देख करके वो वापस लौट गई। नहीं तो अगर आज लक्षद्वीप पाकिस्तान के पास होता तो इतना दूर में अगर इतना बड़ा एरिया है तो इतना परेशान करता है। ये छोटा सा क्षेत्र जो नीचे में अगर ये होता तो नीचे वाले क्षेत्र में भी परेशानी पैदा कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से भारत में लक्षद्वीप का मर्जर हुआ। अब हम इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इसको जानते हैं। देखिए, ये लक्षद्वीप का आप मैप देख सकते हैं। कैसे है, केरला है, ये केरला का तटीय इलाका है। ठीक है, केरला के तट से आप देखेंगे तो 200 से लेकर के लगभग 400 किलोमीटर तक, 200 से लेकर के लगभग 400 किलोमीटर के दूरी में ये लक्षद्वीप फैला हुआ है। ठीक है, अब 200 से लेकर के 400 किलोमीटर के दूरी पर यह फैला हुआ है और इसको अगर देखेंगे तो द्वीप के रूप में किस तरह से बटा हुआ है उसको समझते हैं। पहले तो हमने जान लिया कि भारत का हिस्सा कैसे बना। 200 से 400 किलोमीटर के दूरी में ये टोटल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है, जिसमें कुल अगर आप देखेंगे तो 37 द्वीप आते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 36 द्वीप है। एक द्वीप था, उसका नाम था पराली। पराली जो 2017 में अगर देखेंगे तो पूरी तरह से वो डूब गया। 2017 में वो पूरी तरह से डूब गया। तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप है और 36 द्वीप एक ही जिला में आता है। ये 36 के 36 द्वीप एक ही जिला में आता है। 64,000 इसकी जनसंख्या है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार वर्तमान में अगर देखेंगे तो 2021 तक लगभग ऐसा मान सकते हैं कि शायद 70,000 के आसपास इनकी जनसंख्या एट प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो जनसंख्या का मूल है, जो मूल जनजाति हैं, जिस फेथ को फॉलो करते हैं, यानी मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र है, यानी मुस्लिम द इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं मूलतः लोग हैं, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग, यानी लगभग। ठीक है, और यहाँ का मूलतः देखिएगा व्यवसाय क्या है, तो मूलतः जो व्यवसाय है वो मछली है और नारियल है। मछली में एक मछली का नाम आता है, उसका नाम है टुन्ना। उसका नाम क्या है, टुन्ना मछली, यानी टुन्ना मछली सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में अगर एनसीआरबी का डाटा देखें तो एनसीआरबी के डाटा के अनुसार जाएंगे तो कोई ऐसा राज्य या तो कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं मिलेगा जहाँ पे क्राइम के रेट ठीक ठाक नहीं है। सब जगह लगभग क्राइम ठीक ठाक है, यानी मतलब अधिक है। लेकिन ये एक ऐसा यूटी है जहाँ पे क्राइम लगभग 9 के बराबर है। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ के जो जेल हैं, यहाँ के जो जेल हैं वो जेल मूलतः लगभग खाली रहता है। लगभग जेलें क्या है तो खाली है। ठीक है, अब देखिए लक्षद्वीप की जो विशेष सुंदरता है वो विशेष सुंदरता इसके कोरल आइलैंड होने की वजह से है। ये देखिएगा, ये कोरल क्षेत्र है, ये जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है ये कोरल क्षेत्र है। मूलतः इसके देखेंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, आवरण होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, ये समुद्र के नीचे में जो साफ पानी होता है वहाँ पे पाया जाता है। इसलिए देखिएगा तट के क्षेत्र में कभी कोरल नहीं मिलते हैं, क्योंकि तट के क्षेत्र में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर कोरल ब्लीचिंग हो रहा हो, कोरल मर रहा हो,
तो ये आप समझ सकते हैं कि समुद्र में उस क्षेत्र में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। अब ये कोरल ब्लीचिंग होता है और जब कोरल ब्लीचिंग हो जाता है तो ये वाइट हो जाता है, वाइट दिखने लगता है। ठीक है, तो ये इसको सबसे खास सुंदरता है। और ये देखिएगा यूटी है जो 239 आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आती है, तो 239 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ऐसे देखेंगे तो हमारे के यहाँ जब जम्मू कश्मीर को 2 क्षेत्र में डिवाइड किया गया था और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, तब 2 यूटी बढ़ गए थे। उसके पहले 7 यूटी हुआ करते थे, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लेकिन बाद में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों को मिला दिया गया, जिससे 1 यूटी घट गई और वर्तमान में 8 यूटी हैं, जिसमें 8 यूटी में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा कार्य करती है। वो 3 प्रदेश कौन कौन है, तो दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा बना करके रखा गया है। तो जहाँ जहाँ विधानसभा बना हुआ है वहाँ वहाँ के जो संवैधानिक संरक्षक होता है उसको एलजी बोला जाता है या तो उपराज्यपाल बोला जाता है। लेकिन जहाँ पे देखिएगा विधानसभा नहीं है वहाँ पर जो मूल जो संचालन करता है उसे प्रशासक बोला जाता है। तो यहाँ के जो प्रशासक अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो प्रशासक वो प्रफुल्ल पटेल है। ठीक है, अब देखिए लक्षद्वीप में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंड्रोट है और सबसे छोटा द्वीप जो है वो वीटा है। एंड्रोट के अगर एरिया देखेंगे तो 4.12 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आती है और सबसे छोटा द्वीप है, इसको 0.1 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्र आता है। तो इस तरह से अगर ये देखेंगे तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया और कैसे भारत में इसको मर्ज किया गया था, मिलाया गया था, उसके बारे में हो गया। अगला आप समझने का कोशिश करते हैं कि वर्तमान में विवाद क्या है। वर्तमान में विवाद क्या है, तो सबसे पहले ये आप ये पिक्चर देख लें। ये हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल वहाँ के क्या हैं, तो ये वहाँ के प्रशासक हैं, ये वहाँ के प्रशासक हैं। सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः इसके पहले आईएएस अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता था। ऐसा कुछ है नहीं कि आईएएस अधिकारी को ही बनाया जाएगा, लेकिन सामान्यतः आईएएस अधिकारी को बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान जो व्यक्ति हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और इनका जुड़ाव गुजरात में भाजपा के नेता के तौर पर है। ऐसा बताते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इनका काफ़ी नज़दीकी है, वो एक अलग पॉलिटिकल मामला है। आते हैं यहाँ पर क्या मामला वो समझते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने वहाँ पर 4 कानून लेकर के आया है जो केंद्र सरकार के पास अभी विचाराधीन है और वो ज़्यादा चांस है कि वो पास ही हो जाएगा। हालांकि उसमें से एक कानून को लागू कर दिया गया है, गुंडा एक्ट है या तो पासा कानून है, उसे लागू कर दिया गया। वो 4 कानून क्या है एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं, उन पर विवाद क्या है उसे समझने का कोशिश करते हैं और इन कानून के खिलाफ वहाँ के जो मूल निवासी मूल लोग हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं उसे जानने का कोशिश करते हैं। देखिए एक कानून है LDAR। LDAR का मतलब होता है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। एक ये कानून लेकर के आया गया। इस कानून में मूलतः है क्या, इस कानून में मूलतः ये बताया गया है कि वहाँ के जो कोई भी निवासी है, कोई भी व्यक्ति, उसे रिलोकेट किया जाता है, यानी रिलोकेट आइलैंडर्स किया जा सकता है, यानी उसे किसी भी क्षेत्र से हटाया जा सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में बसाया जा सकता है। यानी हटाया जा सकता है, बसाया जा सकता है, यानी जो वहाँ के मूल लोग हैं उनके घर हो, जमीन हो या तो अन्य कोई प्रॉपर्टी है, सरकार अगर चाहती है कि उसे लिया जाना चाहिए सरकारी चीज़ों के लिए या तो प्रशासक अगर चाहती है लेने के लिए तो वो ले सकती है। ठीक है, इस कानून में मूलतः ये बोला गया है। लेकिन जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल है उसके लिए उन्होंने तर्क क्या पेश किया कि क्यों ऐसा कानून लाना चाहते हैं और क्यों इस तरह से बाध्य तरीके से आप उनके प्रॉपर्टी या तो उनके ज़मीन या तो उनके घर वाले ये ज़मीन लेंगे। उसके पीछे देखिए कारण क्या दिया गया। कारण ये दिया गया है कि प्रफुल्ल पटेल ने बताया या तो उस कानून में बताया गया है कि फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पर्पज से ऐसा किया जाएगा, या डेवलपमेंट में क्या है कि एनी मटेरियल चेंजेज, यानी कोई भी एक्टिविटी किया जा सकता है, वहाँ पर किसी भी क्षेत्र को लिया जा सकता है और वहाँ पर कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजेज लाया जा सकता है, चाहे वहाँ का माइनिंग हो, पहाड़ हो
या तो हाउस हो या बिल्डिंग्स हो या किसी तरह के ये हैं, उन्हें एक्वायर किया जा सकता है सरकार के द्वारा या तो प्रशासक के द्वारा, जो मूल वहाँ पे सरकार का संचालन कर रही है। सिर्फ अपवाद के स्वरूप कौन सा है, तो आर्मी और नेवी का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है। उसके अलावा देखेंगे तो इन्होंने तर्क क्या दिया है कि ऐसा क्यों किया जाएगा, तो यहाँ पर के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, यानी रोड के लिए, रेल के लिए, मॉल के लिए या तो हाईवे के निर्माण होगा, इसलिए इस तरह के कानून लाया जा रहा है, इस तरह से ज़मीनें ली जा सकती है। अब देखो सरकार का जो मूल इसमें पक्ष रखा गया है कि सरकार का ये कहना है या तो प्रशासक का ये कहना है कि इसे मालदीव की तरह डेवलप किया जाएगा, नहीं मालदीव की तरह डेवलप किया जाएगा। जैसे मालदीव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग छुट्टी बिताने जाते हैं तो टूरिज्म के लिए जाते हैं, और मालदीव में अगर देखेंगे तो उनका मूल जो इकोनॉमिक आधार है वो टूरिज्म है। तो प्रफुल्ल पटेल का भी ये मानना है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अगर डेवलपमेंट किया जाए इसे, तो यहाँ पर भी मालदीव के तरह बड़े पैमाना पर टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। तो ये पहला कानून है जिसके लिए ज़मीन को लिया जा सकता है और किसी व्यक्ति के ज़मीन को लेकर के उसे किसी और जगह पर बसाया जा सकता है। दूसरा कानून क्या है उसको समझने का कोशिश करते हैं। एक कानून है, दूसरा है पासा। पासा का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ, इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, और इसे लागू कर दिया गया है, ये लागू कर दिया गया। इसका पॉपुलर नेम है, देखिए पॉपुलर नेम इसको क्या पुकारा जाता है, पॉपुलर नेम है इसका गुंडा एक्ट, इसे गुंडा एक्ट भी कहा जाता है। इस कानून के अंतर्गत क्या है कि डिटेन किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है। यानी कोई अगर व्यक्ति है उसे फॉर 1 ईयर के लिए उसे 1 ईयर के लिए उसे डिटेन किया जा सकता है, यानी उसे डिटेन करके 1 साल के लिए रखा जा सकता है, उसे पब्लिक के नज़र से हटाया जा सकता है। अब देखिए सामान्यतः गुंडा एक्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको इलेक्शन के टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा दिखेगा। इलेक्शन जब होने को रहता है तो जो किसी भी क्षेत्र के देखिएगा जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल लोग हैं, जो शायद कि बेल पर बाहर हैं, तो वैसे लोगों को डीएम के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है और नोटिस के द्वारा ये कहा जाता है कि किसी डेट को वो उसे हाजिर होने के लिए बुलाया जाता है। जब वो हाजिर हो जाता है तो उसे एक डिस्ट्रिक्ट से, यानी कुछ दिन के लिए, यानी जब तक इलेक्शन है तब तक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाता है, या तो बहुत उस तरह का जो क्रिमिनल एक्टिविटी, बहुत हाईली क्रिमिनल एक्टिविटी में जो शामिल है, उसे एक स्टेट से भी दूसरे स्टेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है उसे जिला बदर कर देते। इसके लिए बड़ा बढ़िया इस्तेमाल, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिला बदल, या तो जिला बदर भी बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में। ठीक है, अब देखो ये मामला है। अब देखो पुलिस के रिकॉर्ड में सब कुछ है, उसे सब पता है कि उसके क्षेत्र में कौन क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, या तो बहुत सारे केसेस किस पे चल रहे हैं, या तो किस व्यक्ति से चुनाव या तो कोई इस तरह की गतिविधि प्रभावित हो सकती है, उसी पर ये लगाया जाता है। अब देखो 6 माह तक को जिले से उसके बाहर रखा जा सकता है, 6 माह तक जिले से बाहर रखा जा सकता है, और डीएम के आदेश को अगर प्रॉपर तरीके से अगर मानता है तो एक समय के बाद उसे फिर वो पहले की अवस्था में ला दिया जाएगा। यानी पहले की अवस्था का मतलब उसकी जो अपनी कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, जैसे इधर की एक्टिविटी खत्म होगी वो आकर के फिर रह सकता है, ये मामला है। लेकिन अगर डीएम का ऑर्डर ये नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, और एक कार्रवाई एक तरफा हो सकता है, यानी प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई एक तरफा किया जा सकता है। तो ये गुंडा एक्ट लागू किया गया, और अभी हमने पिछले स्लाइड में ये देखा था कि जब वहाँ के जेल खाली हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग शामिल नहीं है, तो फिर इस कानून का लाने का क्या मकसद है, इसे लेकर के भी सिविल सोसाइटी का और वहाँ के जो मूल लोग हैं उनका विरोध है। तीसरा क्या कानून है, तीसरा अगर कानून देखा जाए तो तीसरा एक पंचायत से जुड़ा एक कानून लाया गया है। पंचायत से जुड़ा कानून क्या है, इसमें कहा गया कि जिनके 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे से अधिक होंगे, यानी 2 बच्चे तक हैं, ठीक है, 2 से अधिक होंगे यानी इससे अधिक होंगे, तो वो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते, वो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते। एक तीसरा कानून ये लाया गया जिसे लेकर के विरोध है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग क्या हो जाएंगे, लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे।
चौथा क्या कानून है, लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट। जानवरों के संरक्षण को लेकर के एक कानून लाया गया है। उस कानून में मूलतः क्या है, काउ स्लॉटर को बैन किया गया है, यानी जो गौ हत्या होती है उसे क्या किया गया है, बैन किया गया है। और अल्कोहल को शुरू कर दिया गया है, दारू शराब या बियर जो भी होता है ये इसे क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। अब देखो काउ स्लॉटर को बैन ही नहीं किया गया है, ये भी बोला गया है कि ना तो कोई खरीद सकता है, ना ही आप खरीद भी नहीं सकते, ना कोई बेच सकता है, मतलब इसके ट्रेड में आप शामिल नहीं हो सकते। इस तरह के अगर एक्टिविटी में आप पाए जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है और मिनिमम 7 साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है। उसमें एक और है, और आपको 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, लगभग 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। इसे लेकर के विरोध है, यानी ये 4 कानून है जिसे लेकर के वहाँ के मूल जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। इसमें देखिए विरोध का 2-3 मूल कारण क्या है। पहला कारण क्या है कि जो ये चारों कानून लागू हो जाए तो डेवलपमेंट के लिए जो पहला कानून था LDAR, उसमें एक अथॉरिटी बनाया जाएगा। उस अथॉरिटी के पास एक सुप्रीम सर्वोच्च पावर होगी कि किसी भी व्यक्ति के ज़मीन को ले सकता है, उसे हटा सकता है, कहीं और ले जा कर के बसा सकता है। तो लोगों का ये कहना है कि किसी एक अथॉरिटी को इतना पावर देना सही नहीं है। दूसरा, डेवलपमेंट को लेकर के भी एक विवाद है, क्योंकि इकोलॉजिकल रूप से अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप काफ़ी रिच है, वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी रिच है, पॉल्यूशन फ्री है। तो लोगों का ये मानना है कि इस तरह के अगर एक्टिविटी किए जाते हैं तो वहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, लोगों का आवाजाही जब ज़्यादा बढ़ेगा तो छोटा सा द्वीप है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी, या तो बाहर से आकर के जब लोग आएंगे तो उनके जो मूल कल्चर हैं वो भी प्रिजर्व शायद ना रह पाएगा, ये मामला है। अब देखो इतने सारे चीज़ों को लेकर के विवाद है, उसमें एक एक्ट्रेस का नाम आता है। इस एक्ट्रेस का नाम है आयशा सुल्ताना। आयशा सुल्ताना, ठीक है। ये बीच में कहाँ से आ गई, तो ये बीच में कहाँ से आ गई, ये मलयाली एक्ट्रेस है, मलयाली एक्ट्रेस है, ठीक है। बीच में आने का मूल कारण क्या है कि आयशा सुल्ताना ने एक टीवी शो में भाग लिया। उस टीवी शो में भाग जब लिया तो उस टीवी शो में जो वहाँ के प्रफुल्ल पटेल, जो वहाँ के प्रशासक है, उनके खिलाफ एक शब्द इस्तेमाल किया, बायोवेपन, यानी कि प्रफुल्ल पटेल क्या हैं, तो एक जैविक हथियार की तरह हैं, जैविक हथियार की तरह उनके लिए इस शब्द इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद देखिएगा इस शब्द के बाद या इस तरह के क्रिटिसाइज करने के बाद आयशा सुल्ताना पर IPC 124A लागू किया गया। IPC 124A क्या है, ये राजद्रोह का केस है, राजद्रोह केस है, ठीक है। यानी राजद्रोह का केस का ये मतलब होता है कि आप राज्य के खिलाफ लोगों के मन में गलत भावना पैदा कर रहे हैं, राज्य के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, या आपकी गतिविधि या तो एक्ट या तो आप जो कोई चीज़ लिखते हैं या बोलते हैं उससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में आ जाती है। इसलिए IPC 124 ये इस पर राजद्रोह का केस लागू कर दिया गया, लगा दिया गया। अब ये देखो बहुत दिन पहले बहुत फेमस केस था, आप कन्हैया कुमार का नाम सुने होंगे, शर्जिल इमाम का नाम सुने होंगे, या तो अरुंधति राय हो गए, या तो अखिल गोगोई आसाम में हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग पर राजद्रोह का केस लगाए गए। राजद्रोह का केस यानी कि इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता कहाँ तक है, किसी व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता कहाँ तक है, उस पर एक तरह से कहिए कहीं ना कहीं रोक लगाता है, ठीक है। और उसी बोलने की स्वतंत्रता में ही देखेंगे कि बहुत बार व्यक्ति इससे आगे जाकर के बोल जाता है, जो शायद कुछ चीज़ें जो देश के खिलाफ चला जाता है, तब IPC 124 उस पर इम्पोज कर दिया जाता है। इसके लिए हम कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से केस आया। आज के लिए इतना, धन्यवाद।